संजीव जी, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर समय देने के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, जय हिंद। सर, ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होती है। चंद सेकंडों की वो मुलाकात, उसके बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रालय अलग अलग बयान देते हैं और उसके बाद आज एक खबर सामने आती है कि एक नक्शा पारित किया गया है चीन की तरफ से, जिसमें एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश को और लद्दाख को अपना हिस्सा बताया गया है। क्या ये जो घटनाक्रम घट रहे हैं ये बता रहे हैं कि एलएसी पे सब कुछ नॉर्मल नहीं है और आने वाले वक्त में चुनौतियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं? देखिए, ये बात तो राजेश जी बहुत स्पष्ट है कि जो चाइना की जो चुनौती है वो एक लॉन्ग टर्म की चुनौती है। एक लंबे समय तक, वर्षों और दशकों का ये चैलेंज है और जिसको कि हमें डील करने के लिए लगातार अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पोस्चर को सशक्त और मजबूत बनाना होगा, रखना होगा। और चाइना जैसे राष्ट्र के साथ अगर कोई भी अगर डीलिंग तभी सफलतापूर्वक की जा सकती है जब उसे ताकत की भाषा के साथ किया जाए। और चाइना के चरित्र को ये जो नया भारत है अच्छी तरह से जानता है। हम जानते हैं कि चाइना विस्तारवादी है। वो इस तरीके के जो फॉल्स टेरिटोरियल क्लेम्स हैं वो इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज पर तो उसने किया ही है। पाम और फाइव फिंगर्स की इसकी स्ट्रेटजी तो पहले से रही ही है। साथ ही साथ यदि आप देखें तो सेंकाकू आइलैंड जो जापान का है, चाहे वो साउथ चाइना सी के जो छोटे राष्ट्र हैं उनकी टेरिटरी को जो है रिजेक्ट करना और पूरे साउथ चाइना सी को अपना अधिकार मिल लेना। रशिया जिसके साथ चाइना अभी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ भी उसका सीमा विवाद रहा है और अनेक देशों के साथ उसका सीमा विवाद रहा है। तो चाइना का जो चरित्र है वो विस्तारवादी है। अब शी जिनपिंग के जो BRI की वजह से और उनकी अति महत्वाकांक्षाओं की वजह से, उनके तथाकथित चाइना ड्रीम की वजह से चाइना अब पूरे विश्व में बहुत ही अग्रेसिव तरीके से व्यवहार कर रहा है। और ऐसे में उसके द्वारा इस तरीके की जो कदम लिए जाते हैं वो जाहिर है कि एक विश्व को चिंता में डालने वाले हैं। लेकिन अच्छी बात यह है राजेश जी कि आज का चाहे वो भारत हो, चाहे अमेरिका हो, ताइवान हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र हो, वो चाइना के साथ डील करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और चाइना के इस तरीके के क्लेम को भारत आउटराइटली रिजेक्ट करता रहा है और आगे भी करेगा। ये जो दावा किया गया है उसको भी भारत की तरफ से रिजेक्ट किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी है। जब हम भारत और चाइना के संबंधों की बात करते हैं तो उसमें सीमा पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को बनाए रखना और साथ ही साथ अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का सम्मान भी उसका एक अनिवार्य अंग है। चाइना जाहिर है कि इसका वायलेशन करता है। इसी वजह से चाइना को विश्व के रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए खतरा माना जाता है। और लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इसके लिए तैयार हैं और चाइना की इस तरीके के क्लेम्स को हम रिजेक्ट करेंगे। एक बात और राजेश जी मैं यह कहना चाहूंगा कि एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये चाइना की ये प्रवृत्ति रही है कि जब कभी भी भारत में कोई बड़ा आयोजन होता है, कोई बड़ा घटनाक्रम होता है, सकारात्मक घटनाक्रम होता है, तो चाइना के द्वारा जस्ट उस बड़े आयोजन के पहले, चाहे वो भारत अमेरिका के बीच की समिट हो, चाहे वो स्वयं शी जिनपिंग की भारत की यात्रा रही हो, उसके पहले समय समय पर चाइना के द्वारा कुछ ऐसी हरकतें की जाती हैं कि जिससे कि भारत के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाए। वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत भी इस तरीके के मैप को जारी करने की कवायद कर सकता है। जी, लेकिन मैं संजीव जी, मैं उन चंद लोगों में शामिल था जिसे लगता था कि जब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी, चाहे वो ब्रिक्स में हो या G20 में हो, SCO में हो, तो ये विवाद सुलझा लिया जाएगा। देवसांग डेमचौक का विवाद, LAC का विवाद सुलझा लिया जाएगा। लेकिन यहां मुझे निराशा हाथ लगी है। जब डिप्लोमेटिक तौर पर आप चीजों को नहीं सुलझा पाते हैं तो फिर आप सैन्य तौर पे सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो क्या अब दोनों देश उस तरफ देखना शुरू कर चुके हैं? थोड़ा हटकर सवाल है, गंभीर सवाल है संजीव जी। देखिए, जहां तक मिलिट्री जो है कन्फ्रंटेशन की बात है, तो अगर चाइना ऐसी कोई हिमाकत करने की तरफ बढ़ेगा तो जाहिर है कि भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। और भारत लगातार चाइना की गतिविधियों पर नजर रखता है। चाइना के द्वारा जो भी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स किए गए हैं
भारत ने उसके इक्वल प्रोपोर्शन में मिरर डिप्लॉयमेंट किया है। और भारत जाहिर है कि जो अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है उसको लगातार बना रहा है। भारत इस बात को जानता है, ये जो नया भारत है इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि चाइना के साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही डील किया जा सकता है। चाइना शक्ति के सामने तो वो सिर झुकाता है, लेकिन वो कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूकता। ये चाइना की प्रवृत्ति है। चाइना की जो रणनीतिक थिंकिंग है उसमें धोखा देना, डिसेप्शन, उसका एक इंटीग्रल पार्ट रहा है और चाइना आज भी इसी का प्रदर्शन कर रहा है। एक ऐसे समय में कि जब इतनी बड़ी समिट भारत में आयोजित होने वाली है, शी जिनपिंग स्वयं भारत आ रहे हैं, ऐसे में इसके पहले ही इस तरीके का नया नक्शा जारी करना, ये जाहिर है कि चाइना के मंसूबों को दर्शाता है, उसके धोखे वाले प्रवृत्ति को दर्शाता है और उसको लेकर के भारत को सतर्क रहना होगा। भारत इसके लिए सतर्क है भी, मैं ये कहूंगा। लेकिन जहां तक यदि मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की अगर बात आती है तो चाइना इस बात को जानता है कि भारत के पास भी वो अल्टीमेट वेपन्स हैं जो कि 1962 में उसका कहीं अभाव था और जाहिर है कि आज का जो नया भारत है ये 1962 का भारत नहीं है। और चाइना यानी अगर कोई हिमाकत की तो उसका उससे बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और चाहे और जाहिर है कि भारत के साथ जो अपनी स्वयं की मिलिट्री माइट के माध्यम से भारत चाइना के साथ डील करने के लिए उस पर विजय हासिल करने में सक्षम है। और जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी जो है अपने आप को गियर अप कर रहा है चाइना के किसी भी ऐसे कन्फ्रंटेशन से डील करने के लिए। एक और सवाल जो मैं समझना चाहता, क्योंकि अभी G20 समिट के लिए ज्यादा वक्त नहीं बच गया संजीव जी। शी जिनपिंग ने भारत आना है और एक उम्मीद थी कि हो सकता है कि ब्रिक्स में द्विपक्षीय मुलाकात नहीं हुई तो भारत में हो जाए। तो क्या इस प्रकार की चीजें करने से जो एक माहौल है वो और खराब होगा? चीन वही करना चाहता है। देखिए, माहौल तो निस्संदेह इससे खराब होता है और चाइना को इस तरीके की हरकतों को करने से बचना होगा, नहीं तो ये चाइना के पतन का कारण निस्संदेह बनेगा। चाइना ऑलरेडी वो पतन की राह पर चल चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उसकी इकोनॉमी इसमें कितना ज्यादा जो है सीरियस प्रॉब्लम्स पैदा हो गई हैं। सप्लाई चेन्स वहां से विड्रॉ हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जो सहयोग उसे मिला करता था अब वो कम होता जा रहा है। लेकिन जो चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसीज रही हैं वो लंबी बढ़ी रही हैं और उसमें वर्षों दशकों का समय लगा है और उसको विड्रॉ होने में भी जो है उसी प्रकार का समय लग सकता है। लेकिन चाइना अगर इसी तरीके का व्यवहार करता रहा तो चाइना का वो दिन दूर नहीं कि चाइना का पतन होगा और चाइना जो है अपने इसी व्यवहार की वजह से वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में आइसोलेट होगा और उसकी सबसे बड़ी जो कीमत है वो चाइना के आम लोगों को चुकानी पड़ेगी। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के जो अति महत्वाकांक्षी मंसूबे हैं उसकी वजह से और चाइना का की जो एक नकारात्मक डिसेप्टिव जो उसकी प्रवृत्तियां रही हैं, एक्सपेंशनिस्ट प्रवृत्तियां रही हैं, उसकी वजह से चाइना पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का सबब हमेशा बना रहता है, खतरा बना रहता है। मैं कहूंगा रादर अब शी जिनपिंग के नेतृत्व में अभी एक खतरा बन चुका है। जैसा वो ताइवान के विरुद्ध व्यवहार दिखाता है, अभी आप साउथ चाइना सी में आप देखिए तो अभी उसने फिलीपींस की कुछ वेसल्स को हरास करने की कोशिश की और अब ये नक्शा भी जारी कर दिया। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि चाइना एक मैटर ऑफ कंसर्न है और इस मैटर ऑफ कंसर्न को डील करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी और विश्व के जो जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं जिसमें कि भारत एक बहुत बड़ा स्थान रखता है वो अपने आप को तैयार कर रहा है। भारत के ऊपर चाइना अगर ये साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा तो भारत इसके दबाव में नहीं आने वाला है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो चाइना को ही भुगतना पड़ेगा और उसके लिए चाइना उस रास्ते पर ऐसा लगता है उसने कदम बढ़ा दिए हैं। जब हम विजडम को प्रिवेल करने की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि चाइना में अभी भी बुद्धिमत्तापूर्ण जो है कदम को रखने की, विवेकपूर्ण सोच को रखने की जो भारी कमी है वो अभी भी बनी हुई है। विजडम वहां पर नहीं दिखाई देता, वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्वार्थपरता दिखाई देती है और जिसकी की वजह से चाइना ये तरह के नकारात्मक कदमों को उठाता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, जय हिंद। मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए सर, शुक्रिया सर, थैंक यू।